नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का नवजीवन क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। पिछले 5-4 वीडियो में हमने जो कमेंट के माध्यम से पढ़ रहे थे उनमें यह कमेंट सबसे ज़्यादा हमें शो हो रहा था कि गुरुजी हमारे लिए आप मौर्य वंश का टॉपिक ला दो, क्योंकि मौर्य वंश इस समय जो कक्षा 12 व कक्षा 10 है इसमें मौर्य वंश का जो पीरियड टाइम है वो भी बताया गया और उसमें क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो चाहे किसी भी अदर हम कंपटीशन एग्ज़ाम दें उनमें भी। तो दोस्तों हमने आज सोचा कि आज चलो एक मौर्य वंश का टॉपिक आज हम आपको क्लियर कराते हैं। तो मौर्य वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको मौर्य वंश से कोई भी चीज़ छूटने वालों से नहीं है। तो आज जिस व्यक्ति का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उस व्यक्ति का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। उसे कहते हैं मौर्य वंश का संस्थापक भी उसे माना जाता है। तो बस इसी तरह आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपको रहने वाली नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों जानेंगे मौर्य वंश के बारे में। आप ऊपर नाम देख रहे हो मौर्य वंश, इसमें आपको शब्द दिखाई दे रहा है दोस्तों मौर्य। मौर्य शब्द आपको मतलब किस शब्द से सुमेलित हो रहा है? मौर्य शब्द सुमेलित हो रहा है मोर से, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुआ था ना, जिससे स्त्री की कोख से, कहते हैं वो स्त्री की जो जाति थी वो मोर पालने वाली जाति थी। लेकिन ये किंवदंतियां चलती है, इस पर विश्वास करने की कोई हमें जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या बात आती है इस टॉपिक में? सबसे पहले यही बात आती है कि मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, अर्थात हमें मौर्य वंश की जानकारी किन किन स्रोतों से देखने को मिलती है। तो दोस्तों हम पहले स्रोतों की बात करेंगे, उनके बाद आगे की बात कार्रवाई शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे स्रोतों की। तो मौर्य वंश की जानकारी में देखिए कौन कौन से स्रोत आते हैं। मेगस्थनीज का इंडिका, यानी मेगस्थनीज कौन था? एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त के मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और उन्होंने पुस्तक लिखी इंडिका, उससे भी जानकारी मिलती है। 2 नंबर की दोस्तों बात करूं तो चाणक्य की पुस्तक का नाम है दोस्तों अर्थशास्त्र, जिससे मौर्य वंश की राजनीतिक जो चर्चा हुई थी, राजनीति शास्त्र पर आधारित है यह पुस्तक, इनसे भी जानकारी मिलती है। 3 नंबर पुस्तक की बात करूं तो सोमदेव की, जिसका नाम क्या है? कथा सरित सागर। सोमदेव के द्वारा लिखी गई कथा सरित सागर से भी मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है। 4 नंबर की दोस्तों बात करूं क्षेमेंद्र की, क्या है देखिए, क्षेमेंद्र यानी बहुत उस समय का बहुत वैज्ञानिक पद्धति वाला, मतलब ये लेख लिखा करता था क्षेमेंद्र, उसकी पुस्तक का नाम है वृहत कथा मंजरी, इससे भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और आपने सुना होगा मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस पुस्तक में भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ को भारत का पहला जासूसी ग्रंथ माना जाता है। मुद्रा यानी पैसा, राक्षस यानी मतलब पैसा चला जाता है राक्षस के पास, तो मुद्रा राक्षस ये क्या है? भारत का पहला जासूसी ग्रंथ है। और पतंजलि का महाभाष्य ये ग्रंथ है, इन ग्रंथों से जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। ठीक है, बात करेंगे किन किन बौद्ध ग्रंथों से भी मौर्य की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं जिससे मौर्य की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे भारत देश के 2 महाकाव्य हैं, एक का नाम है रामायण और एक का नाम है महाभारत। उसी प्रकार श्रीलंका के भी 2 महाकाव्य हैं, एक का नाम है दीपवंश, एक का नाम है महावंश। तो ये श्रीलंका के 2 क्या है? महाकाव्य हैं, इनसे भी मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है। और श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है अगर आपको पता है तो उसे सिलोन भी कहते थे, और एक नाम मिलता है सीनली। क्या नाम है? सिलोन भी मिलता है और सीनली भी हमें नाम देखने को मिलता है। इसके अलावा और कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ है जिसके बारे से हमें मौर्य की जानकारी मिलती है? तो उसके अलावा हमारा दिव्यावधान हो गया, महाबोधि वंश हो गया, इनसे भी जानकारी मिलती है। ये हो गई मौर्य वंश के बौद्ध ग्रंथों की बात। अब जैन ग्रंथ भी है। जैन ग्रंथ कौन कौन से दोस्तों? देखिए, एक है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। ठीक है, और एक का नाम मिलता है परिशिष्ट पर्वन, उसके लेखक है हेमचंद्र। ये बात कर ली कि मौर्य वंश की जानकारी हमें किन किन सोर्सेस से मिलती है, यानी अगर आज हम मौर्य वंश पढ़े तो किन किन सोर्सेस का हमें सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, बात करेंगे मौर्य वंश के संस्थापक की।
तो दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक मूरा नामक स्त्री से कोख से पैदा हुआ था। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है कि चाणक्य ने खरीदा था इसको, उनके बाद कुछ उसे शिक्षित किया, उनके बाद धनानंद को पराजित करके और मगध के ऊपर नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की नींव रखी थी। इस प्रकार इसके नाम मिलते हैं। ठीक है, तो इसका संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और दोस्तों जो यूनान, यानी यूनान कौन सा देश? सिकंदर वाला देश, क्योंकि सिकंदर ने आक्रमण किया था, धनानंद का उस समय राज्य था भारत में, तो आक्रमण किया था। तो वहां से कुछ लेखक वगैरह आए थे, इतिहासकार आए थे, जिसमें प्रमुख क्या है? स्ट्रेबो और जस्टिन। ये दो प्रमुख है, स्ट्रेबो और जस्टिन। स्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या दिया है? सेंट्रोकोटस। क्या नाम दिया है? सेंट्रोकोटस। इनके अलावा एक है एरियन और प्लूटार्ट, ये दो भी लेखक है वहां के, इन्होंने कहा है ये एंट्रोकोटस है। एरियन व प्लूटार्ट ने इसको एंट्रोकोटस कहा है। और एक आता है फिलाकर्स, फिलाकर्स ने इसे सेंट्रोकोटस, वो था कोटस स्ट्रेबो जस्टिन वाला, और ये क्या है? सेंट्रोकोटस। मतलब टे के नीचे क्या है? मतलब बिंदी लग जाती है तो सेंट्रोकोटस बन जाता है। ठीक है, ये बात कर ली। अब दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो ये प्लूटार्ट था, एक यूनानी इतिहासकार था प्लूटार्ट। ठीक है, तो प्लूटार्ट ने ऐसा कहा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि इन्होंने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को विजित कर लिया। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पूरे भारत में 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारतवर्ष को क्या किया? जीत लिया। ठीक है, यह बात कर ली। अब बात करेंगे जाति की, कि अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति का था, क्योंकि अनेक विद्वान है, उनके मतों में मति भ्रम फैल गया है। कोई कहता है ये वैश्य है, कोई कहता है शूद्र है, कोई कहता है क्षत्रिय है, और कोई कहता है निम्न कुल का है। अर्थात वर्सल शब्द भी इसके लिए प्रयुक्त हो गया है। तो बात करेंगे एक एक स्रोत के आधार पर हम चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ की। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ में इसे कहा गया है शूद्र, कि यह शूद्र था, यानी सबसे नीचे कुल का। ठीक है, जैन और बौद्ध ग्रंथ में इसे क्या कहा गया है? क्षत्रिय, यानी यह अच्छे कुल का है, क्षत्रिय यानी युद्ध करने वाला क्षत्रिय। ठीक है, एक भारत की वैसे इतिहासकार है, वो अपने अलग अलग मतों के अनुसार इतिहास में फेमस हो चुकी है, उसका नाम है रोमिला थापर। तो दोस्तों रोमिला थापर चंद्रगुप्त मौर्य को वैश्य जाति से उत्पन्न हुआ बताता है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, रोमिला थापर की बात बता रहा हूं, यह है वैश्य। ठीक है, अभी मैंने बात बताई कि भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ कौन सा है? मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस के जो लेखक है उसका नाम है विशाखदत्त। तो उनकी दोस्तों पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षिल शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्षिल का मतलब क्या होता है? निम्न कुल में पैदा हुआ बच्चा, यानी कि सबसे निचले कुल में यह जो बच्चा है चंद्रगुप्त मौर्य, वो उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों, एक बार क्या हुआ था, जो ईरान था, एरिया जो मकदूनिया था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और आपको पता है सिकंदर ने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था। तो उस समय उसका जो राजदूत था और जिसे सेनापति भी कहते हैं, उसका नाम था सेल्यूकस। ठीक है, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य 305 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था। 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था। ठीक है, उस युद्ध में क्या होता है? सेल्यूकस हार जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। ठीक है, और इस युद्ध होने के पश्चात दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? मित्र बन जाते हैं, अर्थात संधि वगैरह कर लेते हैं। और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। किसके साथ किया? हेलेना का विवाह किया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में, विवाह हो गया। अब आपको पता है कि आज वर्तमान समाज में शादी होती है, ब्याह होता है, उसमें क्या देते हैं? दहेज देते हैं। तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज भी दिया। दहेज में कौन कौन से एरिया दिया? एरिया दिया, मतलब एरिया। वैसे एरिया में कई कौन कौन सा एरिया? उस समय का उस क्षेत्र का नाम है एरिया। 2 नंबर अराकोसिया, 3 नंबर जेड्रोसिया, और 4 नंबर बात करें पेसिलपनाई। ये 4 वर्तमान क्षेत्र है। एरिया का वर्तमान जो क्षेत्र है वो आता है हेरात में। ठीक है, अराकोसिया का आता है कंधार, और जेड्रोसिया का कौन सा आता है? बलूचिस्तान,
और पेरिस प्रणय आता है काबुल, जो बाबर के समय भी राजधानी रहा था उनकी। ठीक है, यह बात कर ली दहेज विद्या। अब चंद्रगुप्त मौर्य के दिमाग में कुछ प्रश्न उठने लगे। उन्होंने ऐसा कहा कि आखिरकार मुझे सेल्यूकस ने इतने 4 राज्य की जमींदारी क्यों दी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दिमाग में यह प्रश्न उठने लगा कि हो सकता है कि ये सेल्यूकस से आगे जाकर मेरा इतिहास में नाम बर्बाद कर दे कि इन्होंने मतलब दहेज भी लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा सेल्यूकस से कि सेल्यूकस, ऐसे तो मैं आपकी वो जागीर वगैरह में नहीं ले सकता, लेकिन आपसे एक मैं चीज ले सकता हूं। क्या? कि आपके जो सेना के आगे दौड़ दौड़ कर हाथी आ रहे थे, ठीक है, सबसे बड़े बड़े हाथी आ रहे थे, वो मुझे दे दो, क्योंकि हमारे उस यूनान देश में उन हाथियों की क्या है, कमी है, या फिर यूनान देशों में कहे तो 0% हाथी है, वहां पर हाथी वगैरह नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार के तौर पर अपने वैसे क्या हो गया, अपना ससुर भी हो गया, वैसे सेल्यूकस की बात करूं तो उनको 500 हाथी उपहार में दे दिए। वो अपने देश यूनान ले गए, ठीक है, 500 हाथी दे दिया। और सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत था, और उस राजदूत का नाम क्या है, मेगस्थनीज, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, तो मेगस्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की है, वो राजदूत भेज दिया अपने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यह बात कर ली विवाह की। अब बात करेंगे आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा राजा था, तो उन्होंने किस किस क्षेत्र पर अधिकार किया, उनका साम्राज्य विस्तार कितना था। तो दोस्तों उन्होंने साम्राज्य विस्तार की अगर मैं बात करूं तो उत्तर दिशा में उन्होंने कश्मीर तक विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है, और पश्चिम में ईरान तक, यानी ईरान तो अपना ही देश है, तो वहां पर तो विजय वैसे प्राप्त कर चुके हैं। और बात करूं कि इस पूर्व की साइड में तो बंगाल तक, और नीचे की बात करूं तो जैसे दक्षिण में कर्नाटक यानी मैसूर तक। तो जो बंगाल पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों, उसमें किस शिलालेख के द्वारा अपने चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी, किस शिलालेख के द्वारा मतलब उसे जानकारी प्राप्त होती है हमें, तो शिलालेख का नाम है महास्थान अभिलेख। क्या नाम है? महास्थान अभिलेख। और कर्नाटक मैसूर में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त की थी उसकी जानकारी 2 ग्रंथों से प्राप्त होते हैं, एक मिलता है ऐनानूर और एक है मुर्नानूर। ये 2 ग्रंथ है जिससे दक्षिण भारत की जो विजय प्राप्त की उनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, यह बात कर ली। अब दोस्तों मैं बात करूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कहते हैं 18 वर्षों का अकाल पड़ा था। ठीक है, उस अकाल पड़ने से क्या हुआ आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक वैश्य थे, यानी इसका गवर्नर था, और उस गवर्नर का नाम था वैश्य पुष्यगुप्त। तो वैश्य पुष्यगुप्त को कहां भेजा? वो भेजा गुजरात में। ठीक है, और गुजरात में किस मतलब जानकारी मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर वैश्य पुष्यगुप्त ने गुजरात में जूनागढ़ में एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसका सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो जल की आपूर्ति में उस समय क्या थे, मतलब बहुत कमी हो गई थी जल की, तो जल की आपूर्ति करने के लिए इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अब मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय की, तो एक जैन गुरु था भद्रबाहु। जैन गुरु भद्रबाहु के साथ वो चले गए अंतिम दिनों में कर्नाटक में स्थान कहाँ कौन सा है? मैसूर। और चले गए स्वर्ण बेलगोला की पहाड़ियों में, वहां पर स्वर्ण बेलगोला की जो चंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं वहां पर चले गए, और एक पैर पर उन्होंने कम से कम 4 महीने क्या किया? योग प्रतिष्ठा की। क्या किया? योग प्रतिष्ठा की। और एक विधि का नाम मिलता है, और उस विधि का नाम है सलेखना विधि। और अपना जो त्याग है शरीर का वो किया था सलेखना विधि से। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय कहां पर बीता? स्वर्ण बेलगोला अर्थात कर्नाटक अर्थात दक्षिण भारत में बीता, और वो क्या हो उस समय अब अपने संसार से विदा हो चुके थे। तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह के आगे आपको वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि जिस तरह हमारे नवजीवन क्लासेज के ऊपर वीडियो अपलोड होगा उसी समय आपको इन्फॉर्मेशन अर्थात आपके क्या हो जाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना। अगला वीडियो हमारा होगा बिंदुसार के ऊपर।
अशोक के ऊपर और अशोक के उत्तराधिकारियों के ऊपर, जो कि एक गृहस्थ युद्ध भी माना जाता है। तो सभी की चर्चा करेंगे, बस आपको हमारा साथ देना है और साथ में वीडियोस लगातार देखने हैं। तो अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।